नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, जो कि कहलाया CAA 2019। पहले ये CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में। बाद में इसको वोट इन करके और एक्ट के फॉर्म में इसको ला दिया गया। तो आइए चलिए इसके बारे में डिस्कशन लेते हैं। बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी थी और एक्चुअल में कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि बिना इसको पूरा पढ़े लोगों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिए थे। और एनआरसी की क्या कंट्रोवर्सी थी, उन सब पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये क्या है। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसने कहा क्या, इसका जो मेन पॉइंट्स थे उसने क्या कहा। देखिए, इन्होंने कहा कि वी आर प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप टू द इमिग्रेंट्स। ये वो माइग्रेंट्स हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं और कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी से हैं, जैसे हिंदूज, सिख, क्रिश्चियंस, पारसी, जैन और बुद्ध, और जो कि इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं या उस दिन आए हैं। इन कंट्रीज से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अब ये किस बेसिस पे दिया गया, आइए जरा उस पे बात कर लें। सबसे पहले तो इसको इस फैक्ट के बेसिस पे दिया गया कि वहां जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, कहां, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटीज कमिट की जा रही हैं। एंड वहां पे ये माइनॉरिटीज सेफ नहीं है बिकॉज दे आर इस्लामिक कंट्रीज एंड वहां पे इस्लामिक लॉ फॉलो हो रहा है। दैट इज वाई रिलीजियस जो माइनॉरिटीज हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए वी आर गिविंग देम द इंडियन सिटीजनशिप। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 2014 के जनरल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस, इसमें बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि अगर हम लोग पावर में आए तो इन कम्युनिटीज की, रिलीजियस माइनॉरिटीज को हम लोग अपना सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। ये बिल 2014 में इंट्रोड्यूस होता, लेकिन उस समय बीजेपी राज्यसभा में माइनॉरिटी में थी और माइनॉरिटी में होने के चलते वो लोग इसको वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। 2019 फास्ट फॉरवर्ड, बीजेपी एकदम थंपिंग मेजॉरिटी के साथ लोकसभा राज्यसभा दोनों में, और इन्होंने ये बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया। और क्योंकि इसकी दोनों ही हाउसेस में एक यस या नॉड चाहिए थी, इसीलिए इसको 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये हिस्टोरिकल इसका छोटा सा बैकग्राउंड था। अब कहानी घूम फिर के इतनी आई कि 2019 आप देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसको लागू भी कर दिया गया। तो उससे 5 साल पहले यानी 2014 एंड 31 दिसंबर 2014, तो हम आगे चल के देखेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें सब कुछ काट के 11 इयर्स तक का टाइम लिमिट होता है, जिसमें किसी भी पर्सन को इंडिया में रह के नेचुरलाइजेशन के माध्यम से सिटीजनशिप लेनी होती है। इस बिल ने उसको घटा के 5 साल कर दिया, इसीलिए ये डेट डिसाइड की गई। और ये यही डेट क्यों, यही साल क्यों, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और 5 साल का ही रिडक्शन क्यों, इस पे भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो बहुत ही अच्छे से डिस्कशन होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंडिया में 2 एक्ट थे, फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड दूसरा था पासपोर्ट एक्ट 1920। तो इस फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत क्या था कि जो कोई भी इंडिया में रह रहे इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको यहां से डीपोर्ट किया जाएगा या इंप्रिजन कर लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई माइग्रेंट इंडिया में रह रहा हो और इंडिया में रहते हुए उसके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर उसको या तो इंप्रिजन कर लिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा उसकी कंट्री में। तो ये प्रोविजन था, ठीक।
पासपोर्ट एक्ट, एंट्री टू इंडिया एक्ट भी कहते हैं इसे, पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 को एंट्री टू इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। तो कहानी यहां पे आके रुकती है भाई, कि ये सब कहानी थी। अब इन्होंने क्या किया, इसको अमेंड कर दिया और कहा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, जो कि पर्टिकुलरली 3 कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हैं। 31 दिसंबर 2014 से पहले उन्हें ना तो डिपोर्ट किया जाएगा, ना इम्प्रिजन किया जाएगा, इंडिया में रहने के लिए विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ठीक, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के वो रह रहे हैं, तो उन्हें डिपोर्ट नहीं करना है, उन्हें जेल में नहीं डालना है। इसका मतलब हुआ कि वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होंगे, उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि ये जो कम्युनिटी है, हिंदूज की, सिख्स की, बौद्ध की, पारसीज की, जैन्स की और क्रिश्चियंस की, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को इलीगल स्टेटस देने से मना कर, इलीगल माइनॉरिटी स्टेटस देने से मना कर दिया। और इस बेनिफिट के लिए, इस बेनिफिट को एक्वायर करने के लिए इन्हें इन दो, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन 2 एक्ट्स में अमेंडमेंट हुए थे, 1946 का जो फॉरेनर्स एक्ट है और पासपोर्ट एक्ट 1920 का, इनमें अमेंडमेंट्स किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब बिल ये कहता है कि जैसे ही सिटीजनशिप एक्वायर हो चुकी है ना, तो इसके बाद में दे आर डीम्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनको इंडियन सिटीजन माना जाएगा, इनको और इनके बच्चों को भी बेनिफिट्स मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जब एक फॉर एग्जांपल आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का नागरिक हूं, तो मेरे जो बच्चे हैं उनको भी वो बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड हेंस ऑनवर्ड्स, अगर मैं बोलूं तो इस जनरेशन के ऑनवर्ड्स सभी लोग इंडियन सिटीजन रहेंगे, पहला। दूसरा, जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स, जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं इनके अगेंस्ट में, इन सब को रोक दिया जाएगा तुरंत। मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन यह है कि इनका अराइवल 31 दिसंबर या उससे पहले होना चाहिए भारत में। ठीक है, भारत में ये होना चाहिए। अच्छा, तो ये पूरे के पूरे प्रोविजंस थे, रहे। अब आप यहां पे देखेंगे तो कहीं पे भी इसमें यह बात नहीं थी कि सिटीजनशिप डिनाई की जाएगी। ये सीएए 2019, ये अमेंडमेंट सिटीजनशिप देने की बात करता है, छीनने की नहीं। आगे चल के आप देखेंगे। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थे, तो वो एक्सेप्शंस ये थे कि ये जो इसके प्रोविजंस हैं, ये इन 3 जगहों पे अप्लाई नहीं होंगे। अब ये कौन सी 3 जगह हैं? वो ट्राइबल एरियाज जो कि शेड्यूल 6 में मेंशन्ड है। शेड्यूल 6 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल नंबर 6 में मेंशन्ड है, हम देखेंगे आगे चल के, तो वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं हमारे, और उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे कि मैं कहूं आपको, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, तो ये जो रीजन्स हैं, इनके जो आपके ट्राइबल एरियाज हैं, इनमें सेटलमेंट्स नहीं करवाई जाएंगी, इनको अनटच्ड रखा गया, इनको नहीं छेड़ा गया। क्यों? क्योंकि वैलिड रीजन भी है, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ट्राइबल कम्युनिटी एज वेल। तो इसी वजह से कल्चरल और ट्राइबल आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखने के लिए इन जगहों को नहीं छेड़ा गया, और यहां पे उन बिफोर इलीगल बट नाउ लीगल माइग्रेंट्स को सेटल नहीं किया जाएगा, उसकी परमिशन इन्हें नहीं है। अच्छा, एरियाज अंडर इनर लाइन इन द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1973,
अब ये BEFR है क्या? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, ये क्या है? ये कहता है कि देखिए, इंडियंस जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड, इनके कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनमें इनको जाने तक की परमिशन नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ट्राइबल इकोसिस्टम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चाहती कि बिकॉज ऑफ बाहरी नॉन ट्राइबल लोग वहां पे जाके और उनके इकोसिस्टम को छेड़े। तो इसीलिए एक इनर लाइन परमिट दिया जाता है। इनर लाइन परमिट लेने के बाद ही आपको एक्सेस है, अदरवाइज नॉर्मली कोई वहां पे मतलब वहां एक्सेस करना ही उस जगह को बहुत ही मुश्किल है। तो उन इनर लाइन के अंडर में जो लोग भी हैं, जो भी रीजन्स हैं, सॉरी, उन रीजन्स में उन लोगों को बसावट नहीं की जा सकती, उन रीजन्स में उन लोगों को बसने की इजाजत नहीं है। और बाद में इस इनर लाइन परमिट को एक्सटेंड करके मणिपुर तक भी इंक्रीज कर दिया गया, मीन मिजोरम प्लस मणिपुर एज वेल। तो इन जगहों पे ये सीए वैलिड नहीं। कहने का मतलब है एक तरीके से मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर के कुछ इनर लाइन एरियाज प्लस ट्राइबल रीजन्स ऑफ शेड्यूल 4, इन सब को छोड़ के एंटायर इंडिया इज वेलकमिंग यू विद ओपन आर्म्स, ऐसा सीएए 2019 का एक इंडिकेशन था। ओके, तो सिटीजनशिप देने के बाद इन 3 जगहों पे आप सेटल नहीं हो सकते, ये है इसका मतलब। और आपने देखा ही कि 2019 से ही इसको लागू किया गया और इन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2014 ये डेट फिक्स की गई कि इससे पहले या इस दिन जो लोग आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब साफ साफ भाषा में ये हुआ कि हमने जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस था, नेचुरलाइजेशन से जो सिटीजनशिप दी जाती थी, उसके लिए जो 11 इयर्स था उसको अब कर्ब करके कम करके 5 इयर्स रख दिया गया। तभी तो फास्ट फॉरवर्ड 2019 है ना, तो इसको कम करके 5 इयर्स का कर दिया गया। अब 5 इयर्स का क्यों? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट था हेमंत बिस्व शर्मा जो कि सीएम थे असम के, इनका स्टेटमेंट था कि जो ये माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन है, इलीगल इमिग्रेंट्स का इनफ्लक्स है, वो बीजेपी गवर्नमेंट के आने से पहले बहुत ज्यादा था, है ना। तो इसीलिए 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, उससे पहले का टाइम दिया गया, राइट। सो दैट इज व्हाई ये लॉजिक इसके बिहाइंड ऐसा ही था। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब वो आर्ग्यूमेंट्स हम लोग जरा देखें जो कि सीएए 2019 के फेवर में है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा चेंज इसने, आपको अगर याद हो, हमने ओसीआई का सेशन देखा था, ओसीआई का लेक्चर देखा था। ओसीआई था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई कार्ड दिए जाते थे, ओसीआई कार्ड्स दिए जाते थे और उस ओसीआई के थ्रू सिटीजनशिप जो दी गई है उसको कैंसिल करने के कुछ 5 प्रोविजंस थे। और उन 5 प्रोविजंस में से जैसे अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला प्रोविजन होता था रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड। अगर रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड हुआ है, गलत पेपर, इलीगल पेपर्स दिखा के रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, तो आपका ओसीआई मेंबरशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे आतिश तासीर। अगर आपने फॉलो की हो 2019 की स्टोरी तो आपको पता होगा हु इज आतिश तासीर। इन्होंने टाइम मैगजीन के कवर पेज के लिए 2019 में एक आर्टिकल लिखा था, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, अबाउट नरेंद्र मोदी, राइट, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। और उसके बाद में इनका जो ओसीआई कार्ड था उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसके पीछे छोटी सी स्टोरी बताता हूं, जो रियलिटी बताता हूं। ये देखिए, आतिश तासीर जो थे, ही इज द सन ऑफ तवलीन सिंह एंड सलमान तासीर। और सलमान तासीर जो हैं
वो गवर्नर थे ऑफ पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान साइड वाला है ना, पाकिस्तान साइड वाला जो पंजाब है वहां के ये गवर्नर थे। इनका इनके इनके ये ऑफस्प्रिंग, इनके ये बच्चे आतिश तासीर बाद में सेपरेट हो गए, और इनको फिर आतिश तासीर को तवलीन सिंह यानी कि इनकी मदर और ग्रैंड मदर ने ही रेज किया, इंडिया में ही इनकी परवरिश हुई। और अब अगर आप देखें तो इनके पास ओसीआई कार्ड था, इसका मतलब ये हुआ इन्होंने फ्रॉड से ही इसको जमा किया था। क्यों क्यों फ्रॉड से इन्होंने जमा किया था? क्योंकि ओसीआई के प्रोविजंस अगर आपको याद हो, जिसमें हमने क्लियरली बताया था कि पीपल फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाएगा सिंस इनके फादर पाकिस्तानी थे। सो दैट इज व्हाई हाउ डिड ही अक्वायर सिटीजनशिप थ्रू ओसीआई, और ओसीआई कार्ड इनके पास कैसे आया, इसी बेसिस पे इनका ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया गया था। खैर, कैंसिलेशन के और भी प्रोविजंस थे, जैसे कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपना अनअफेक्शन दिखा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टा सीधा कह रहे हैं, एक क्राइटेरिया ये भी है। अगर आप तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर आप एनिमी के साथ वॉर टाइम में इकोनॉमिकली या फिर आप टेक्नोलॉजिकली किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, एनिमी कंट्री के साथ अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका कार्ड खत्म कर दिया जाएगा, आपका मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि आप इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट को हानि पहुंचा रहे हैं, तो आपकी ओसीआई मेंबरशिप भी खत्म कर दी जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो आके किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को उल्टा सीधा कहता है, तो ये तो रिलीजियस हार्मनी या फिर कम्युनल हार्मनी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को एक बहुत बड़ा थ्रेट है, तो उसी वजह से ओसीआई मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। अच्छा, एक और प्रोविजन था, लास्ट पांचवा प्रोविजन ये था कि अगर 5 साल रजिस्ट्रेशन के हुए, 5 साल विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपको ओसीआई कार्ड होल्डर को 2 साल या उससे ज्यादा की जेल होती है, तो कैंसिल कर दिया जाएगा, राइट? If within 5 years of registration, OCI card holder has been sentenced to imprisonment of 2 or more than 2 years, तब उसका OCI कार्ड स्कीम जो भी उसको बेनिफिट्स हैं कैंसिल कर दिए जाएंगे। CA 2019 ने एक छठवां ग्राउंड भी इनेक्ट किया, और वो था if the OCI has violated any law that is in force in the country। अब यार ये क्या बात हुई? ये तो मतलब एक बहुत ही वेग ग्राउंड नहीं है, एक बहुत ही जनरल ग्राउंड नहीं है, क्योंकि अभी से पहले तक जितने भी 5 पॉइंट्स थे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन अगर फ्रॉड के थ्रू हुआ है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपनी डिसअफेक्शन दिखाते हैं, अगर आप एनिमी के साथ एंगेज हो रहे हैं वॉर टाइम में, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को आपसे खतरा है, या फिर 5 साल के अंदर अंदर आपको 2 साल या उससे अधिक की जेल हो जाती है रजिस्ट्रेशन के अंदर अंदर, तो आपकी ओसीआई कार्ड मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। बट ये 6 जो है, ये बहुत ही वेग ग्राउंड था, बहुत ही जनरल सा ग्राउंड है। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई भी ओसीआई कार्ड होल्डर है, वो इंडिया में मान लो गाड़ी चला रहा है बिना किसी ड्राइविंग लाइसेंस के, तो भी उसका मेंबरशिप कैंसिल किया जा सकता है। इस 6 पॉइंट का तो मतलब ये था। तो ये एक बहुत ही वेग ग्राउंड था जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया। खैर, ये इसका एक और पॉइंट था जिसको आपको नोट करना चाहिए, पूछा जा सकता है। खैर, आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ सीएए 2019। सीए 2019 के फेवर में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स रहे, जरा हम लोग इस पे बात कर लें। जैसा कि पहला आर्ग्यूमेंट था कि ये, मैं शुरू में भी कहा था
कि जब आप इसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो कहीं पे भी ये नहीं दिखता कि यहां से सिटीजनशिप छीनने की बात हो रही है। तो कहा भी गया, गवर्नमेंट ने भी कहा, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने भी कहा जो सीएए के फेवर में थे, कि इट इज अ लॉ टू कन्फर। ये लॉ जो है वो सिटीजनशिप देने की बात करता है, लेने की नहीं, नॉट टू डिप्राइव द सिटीजनशिप। तो जो इंडियन मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था, आई मीन कोट अनकोट उनके जो लीडर्स थे उनको लग रहा था कि सिटीजनशिप छिन जाएगी इंडियन मुस्लिम्स की, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। दैट वाज एंटायरली अ मेड अप सिनेरियो, जिसमें कि बहुत ही लॉस भी हुआ। हम देखेंगे आगे शाहीन बाग प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ। सो इट इज अ लॉ टू कन्फर, नॉट टू डिप्राइव द सिटीजनशिप। ये एक आर्गुमेंट है उसके फेवर में, और ये सही भी बात है, क्योंकि कहीं पे भी सीए सिटीजनशिप छीनने की बात नहीं करता। नेक्स्ट, आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 आपने अभी तक देखा नहीं है हमारे थ्रू, तो हम आपको थोड़ा सा बता दें। फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत हो जाती है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये शुरुआत हो जाती है आर्टिकल 12 से, 12, 13, 14 ऑनवर्ड्स टिल 32, यहां तक ये चलते रहते हैं। तो ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें ही आता है आर्टिकल 14। ठीक, अब आर्टिकल 14 कहता है कि क्लास लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब ये क्या बीमारी है, आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, उससे पहले एक चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 19, इन आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इन राइट्स को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्लस फॉरेनर्स दोनों पे एप्लीकेबल है। मतलब इंडिया में फॉरेनर्स और सिटीजन्स दोनों ही इस राइट को एंजॉय करते हैं, फंडामेंटल कुछ राइट्स को एंजॉय करते हैं, जो कि मेजॉरिटी है, सिवाय 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल्स के अलावा। मतलब इनमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, और बाकी जो हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स दोनों के लिए। तो आर्टिकल 14 इसका मतलब दोनों के लिए है, और ये कहता है, देखिए, कि आप इन जनरल किसी में भी कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे, किसी में भी आप भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 14 कहता है कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि यार ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ हिंदूज को बिलोंग करता हूं और मैं उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ हिंदूज के लिए फेवर में लॉज लेके आऊंगा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको अनफेवरेबल बताता है, ये नहीं होना चाहिए। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप करिए और फिर आप अपना गवर्निंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई मीन लेजिस्लेशन के अंदर, लेजिस्लेशन के पर्पस के लिए क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के हम देखेंगे भी, जैसे SC STs एक्ट, SCs ST एक्ट, राइट, SC ST एक्ट जो है वो हमारा इस रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है। ये इसका मतलब ये आर्टिकल 14 ये नहीं कहता कि डिस्क्रिमिनेशन टोटली मत करो, कहता है डिस्क्रिमिनेशन करो, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन आपको करना चाहिए किस बेसिस पे, आपको करना चाहिए एक रीजनेबल बेसिस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल SCs एंड STs को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा उन पे अत्याचार हुए, बहुत ही ज्यादा उन पे एट्रोसिटीज हुई, और उनके राइट्स की मतलब सोशल इनजस्टिस उनके साथ हुआ। तो इसी वजह से आर्टिकल 14 के प्रोविजन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यस, उनको सोशल और एजुकेशनल बेनिफिट्स देने के लिए हमें रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो सोशल एंड एजुकेशनल इक्वालिटी, इसके लिए ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। जी हां, ये रीजनेबल बेसिस है। इसके लिए हमें आर्टिकल 14 के अनुसार हमारे यहां पास SC ST एक्ट आया और हम लोग एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करते हैं।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये परमिशन देता है। अब गवर्नमेंट का कहना है और आर्ग्यूमेंट ये फेवर में है सीएए के कि हम तो वही रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, हमने तो वही तो कहा कि यहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं, जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि आपकी हिंदूज थी, सिख्स थे, पारसीज थे, जैन्स थे, बौद्ध थे, क्रिश्चियंस थे, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज इन कंट्रीज में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में इस्लामिक लॉ की वजह से इनका परसिक्यूशन हो रहा था, इन पे एट्रोसिटीज हो रही थी, इन पे अत्याचार हो रहे थे, इनके ह्यूमन राइट्स को टोटली निग्लेक्ट किया जा रहा था। तो ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और आर्टिकल 14 के अनुसार वी आर गिविंग देम सिटीजनशिप बेस्ड ऑन अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिकल 14 एकदम सही तरीके से यहां पे वैध है। ये एक आर्ग्यूमेंट है इसके फेवर में, राइट? आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, नो डिस्क्रिमिनेशन एनी रिलीजन अगेंस्ट एनी रिलीजन, आर्टिकल 15 कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए किसी भी रिलीजन में। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो ये आर्टिकल 15 जो है वो उन आर्टिकल्स की श्रेणी में आता है जो कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया पे वैलिड है। लेकिन सिटीजनशिप देने से पहले ये लोग जो हैं, ये जो कम्युनिटी है, ये पूरी की पूरी तो सिटीजनशिप देने से पहले एलियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, तो फिर इनमें तो 15th वाला वैलिड नहीं है। तो जैसा कि कई लोगों का कहना था कि आपने मुस्लिम्स को अलग क्यों रखा, आपने व्हाई डिड यू कीप मुस्लिम्स अवे, आपने इन्हीं कम्युनिटीज को क्यों फेवर दिया, आपने ज्यूज को क्यों नहीं रखा, मुस्लिम्स हुए, ज्यूज हुए, इनको क्यों नहीं रखा? तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि देखो यार, आर्टिकल 15 कहता है कि हाँ, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, लेकिन वो तो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे वैलिड है ना, और सिटीजनशिप देने से पहले ये लोग इंडियन सिटीजन्स तो है नहीं। दैट इज व्हाई ये भी एक आर्ग्यूमेंट इन फेवर था। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द पावर ऑफ लॉ मेकिंग इन द मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप टू द पार्लियामेंट ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका आर्टिकल 11 था। देखिए क्या हुआ कि जब ये बिल डिस्कस हो रहा था लोकसभा में, तो कांग्रेस के एक बहुत ही जाने माने लीडर हैं, ये कहिए वकील हैं पेशे से, और बहुत ही एक बहुत ही मुखर पर्सनालिटी हैं, ये कहना चाहिए, वेरी आउटस्पोकन पर्सनालिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, मिस्टर कपिल सिब्बल। इन्होंने कहा कि यार वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग दिस बिल एट ऑल, हमें ये बिल डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन मैं आपको पॉइंट आउट करूं, कपिल सिब्बल जी यहां पे गलत थे। उसके पीछे का कारण यह है, बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कहा अपनी एक स्पीच में, और आर्टिकल 11 भी ये कहता है कि इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट, हम लोग सिटीजनशिप देना लेना इन सब का प्रोविजन किसी भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल में दे ही नहीं रहे। पूरा का पूरा अनफ्रैक्चर्ड कंसोलिडेटेड पावर, पूरी की पूरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री मेथड है, पार्लियामेंट्री मैटर है कि किसको सिटीजनशिप देनी है, किस तरीके से देनी है, और कब देनी है, और किन नॉर्म्स के बेसिस पे देनी है। तो इसीलिए कपिल सिब्बल वाज रॉन्ग दैट इन सेइंग दैट दिस। और आपको भी देखिए, एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, एज अ नोइंग पर्सन, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। यूं ही किसी की बातों में नहीं आना। ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 11 हम पढ़ चुके हैं, वो यही कहता है कि पूरे के पूरे मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप, टू प्रोवाइड, टू डिप्राइव, टू मेक द लॉज रिगार्डिंग इट, सब कुछ अनफ्रैक्चर्ड, सॉलिसिटेटेड एंड एवरीथिंग, मतलब पूरा का पूरा पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भी यही कहा था। चलिए, तो ये हो गए आर्गुमेंट्स जो कि फेवर में थे सीएए के।
अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट के भी बात कर ले। देखिए, एक केस की याद दिलाता हूं मैं आपको, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप इस केस और इस वर्डिक्ट के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। अनवर अली सरकार केस 1952 अनवर अली सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, जो कि आर्टिकल 14 में मैंने आपको बताया कि एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया दोनों एक ही चीज है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब यह हुआ कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन एन इंटेलिजेंट बेसिस, ऑन अ फैक्टर बेसिस, यूं ही नहीं, आर्बिट्ररी नहीं कर रहे। ठीक है, तो नो आर्बिट्ररीनेस, इसका मतलब यह हुआ नो आर्बिट्ररीनेस, कि आपको आर्बिट्ररीनेस नहीं दिखानी है। ठीक है, तो ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जो है, इसका मतलब है कि कोई एक डिवाइडिंग लाइन होनी चाहिए, एक यार्ड स्टिक होनी चाहिए, बेसिकली एक डंडा होना चाहिए जिससे आप पार्टीशन कर रहे हैं इस तरफ किसी एक पर्टिकुलर लेट अस से किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, दूसरी तरफ किसी दूसरे ग्रुप का, ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी, इनके बीच में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसका एक रीजनेबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है एक यार्ड स्टिक होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये लाइन भी रीजनेबल होनी चाहिए, इवन दैट लाइन मस्ट बी रीजनेबल। कहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं, मैंने कहा कि आप फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने कहा नहीं, अब से सिर्फ 3 ही लोग हैं, ये 3 ए बी सी, आप तीनों को ही मेरे से सवाल पूछने की इजाजत है। आप बोलोगे सर क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं? मैंने कहा अब मुझे जस्टिफिकेशन देना है। अगर ये जस्टिफिकेशन है कि यही लोग ढंग से पढ़ते हैं और यही लोग के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन अगर ये मैं डिफरेंशिया दूं कि नहीं, ये बिकॉज ये 3 हिंदूज हैं इसीलिए मेरे से सवाल पूछेंगे, इन्हीं को पूछना है, इन्हीं के सवालों के मैं जवाब दूंगा, तो ये गलत है, तो ये आर्बिट्ररी, राइट। सो जो यार्ड स्टिक है, जो डिफरेंशिएटिंग मीडियम है, वो भी होना चाहिए रीजनेबल। तो आर्टिकल 14 ये कहता है। अब जो अगेंस्ट में बात बोली गई आर्टिकल 14 को ही लेकर, वो ये कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है एक कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के साथ इन कंट्रीज में, लेकिन क्या सेक्टेरियन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ विद इन द रिलीजन के अंदर ही, जैसे कि अफगानिस्तान में हजारास के साथ होता है ना, हजारास के साथ बहुत ही ज्यादा अट्रॉसिटीज होती है, बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, ये मुस्लिम्स ही हैं बट दे आर वेरी डिप्राइव्ड कम्युनिटीज। अहमदियाज इन पाकिस्तान, है ना, शियाज इन पाकिस्तान, सो इनके साथ बहुत ही ज्यादा अट्रॉसिटीज होती हैं, तो आपने इनको क्यों बाहर रखा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इनका कहना था, आर्गुमेंट अगेंस्ट का ये कहना था कि इस हिसाब से तो आप यू आर इंट्रोड्यूसिंग आर्बिट्ररीनेस, तो आर्टिकल 14 आर्बिट्ररीनेस को मना करता है, इसका मतलब है कि ये गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको कहा गया। दूसरी बात ये कही गई कि सेक्युलर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ये वायलेट करता है। कैसे? इन्होंने कहा कि पहली बार रिलीजन एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे कि सिटीजनशिप दी जा रही है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पाने के लिए रिलीजन एक क्राइटेरिया पहली बार निकल के सामने आया, और ये एक बहुत बड़ी बात थी जिससे कि वायलेशन होता है सेक्युलर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दिया कि ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एंड देन कांग्रेस ने कहा था कि दो जो कि उस समय पार्टीशन के टाइम पे उस तरफ रह गए, इन कंट्रीज में रह गए, पाकिस्तान में रह गए, उनको हम लोग जब चाहे वो हम लोग भारत में वेलकम करेंगे एंड वो सिटीजनशिप हम लोग उनको शरण देने के लिए रेडी हैं जब भी उनको थ्रेटेंड फील हो। तो ये बात उसमें कही गई। खैर, अच्छा, ये भी एक बात हुई कि रिलीजियस परसिक्यूशन, ये तो शब्द ही नहीं है,
जी हाँ, रिलीजियस परसिक्यूशन तो शब्द ही नहीं यूज किए गए हैं सीए 2019 में, राइट। गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम लोग रिलीजियस परसिक्यूशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सेक्युलर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हटा रहे हैं। लेकिन फिर अगेंस्ट में ये आर्ग्यूमेंट आया कि फिर आप फिर मुस्लिम्स को क्यों छोड़ रहे हैं, ज्यूज को क्यों छोड़ रहे हैं, तो मामला यहीं पे फंस रहा था। खैर, अब बात अगर आए कि कंट्रीज के बेसिस पे आप सिटीजनशिप दे रहे हैं या आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो जैसे आपने प्रिंसिपल 1 यूज किया, तो प्रिंसिपल 1 था आपने पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को यूज किया। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, तो आपने ठीक है इस कैटेगरी को, इसको ध्यान में रखते हुए आपने इन कंट्रीज को इंक्लूड किया। तो अफगानिस्तान को क्यों इंक्लूड किया? अफगानिस्तान तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, तो फिर आपने अफगानिस्तान को क्यों इंक्लूड किया? आपने म्यांमार को क्यों नहीं इंक्लूड किया? राइट, म्यांमार को क्यों नहीं इंक्लूड किया? कुछ पोर्शन था, व्हाई नॉट म्यांमार, राइट, व्हाई अफगानिस्तान? प्रिंसिपल 2, अगर आप कहते हैं कि जो यहां पे अगर आपका जैसे डिग्रीज ऑफ अट्रॉसिटीज, या फिर हम यूं बोलें कि जो हार्म किया जा रहा है, नुकसान पहुंचा जा रहा है माइनॉरिटीज को, तो आप रोहिंग्यास को क्यों नहीं इंक्लूड किए? आई मीन ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट थे कि आपने रोहिंग्यास को क्यों नहीं इंक्लूड किया, राइट, व्हाई नॉट रोहिंग्यास? अगर आप माइनॉरिटीज, व्हाई नॉट आपने उइगर्स की बात क्यों नहीं की, है ना? तो माइनॉरिटीज में रोहिंग्यास, ज्यूज की बात क्यों नहीं की? क्योंकि एट्रोसिटीज तो उनके ऊपर भी हुई थी, है ना? खैर, अगर हम लोग प्रिंसिपल 2 की बात करें, कि अगर आप प्रिंसिपल 3 की बात करें कि ठीक है आप इस बेसिस पे कर रहे हो कि जैसे स्टेट रिलीजन के बेसिस पे कर रहे हो कि हाँ पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और अफगानिस्तान में स्टेट रिलीजन है, स्टेट रिलीजन वहां पे इस्लाम है, और वो स्टेट रिलीजन इस्लाम जो है वो आपका इनके अंदर एकदम कंट्री का रिलीजन है, इस्लामिक कंट्रीज हैं ये, तो व्हाई नॉट श्रीलंका? श्रीलंका में भी तो सिंगलीज हैं, राइट, व्हाई नॉट श्रीलंका? अपने श्रीलंका को क्यों नहीं यूज किया? ठीक है, अब ये जो थी बातें वो एकदम अगेंस्ट में थी, और इसी वजह से इसकी वैलिडिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया, है ना? अच्छा, एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि रिलीजियस परसिक्यूशन और एथनिक वायलेंस दोनों अलग अलग चीज है। गवर्नमेंट ने यह कहा कि एथनिक वायलेंस अलग है, रिलीजियस परसिक्यूशन अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो तमिलियंस के साथ में हुआ वो एथनिक वायलेंस थी, क्योंकि वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज था, लिंग्विस्टिक, तमिल स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुई वो एथनिक वायलेंस में आएगा, रिलीजियस परसिक्यूशन में नहीं आएगा। खैर, तीसरा पॉइंट जो है वो है द लॉ ऑफ द लाइव्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इफ यू वांट एनआरसी इन असम, इसकी पूरे हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड को लेके मैं वीडियो बनाऊं तो कैसा रहेगा, और आप मुझे बताइएगा कि आप इसको चाहते हैं या नहीं, ठीक है? और मैं उस पर पूरा एकदम डिटेल्ड वीडियो जैसा कि मैं बनाता हूं उस पर बनाऊंगा जरूर। अगर आपके कमेंट्स में, आपने कमेंट सेक्शन में इसको लिखा और आपने कहा कि हाँ सर प्लीज बनाइए इसे, तो आई विल डू दैट। एनीवेज, तो एनआरसी असम में हुई, और इनफैक्ट बहुत सालों के बाद होना इसको लगभग 1980 के दशक में ही था, लेकिन हुई ये 2018-19 के दशक में। और उस समय क्योंकि पिटीशन डली हुई थी और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आई, और जिस वजह से इसे बाद में किया गया, तो उसमें 1.9 मिलियन, इसका मतलब लगभग 19 लाख, 19 से 20 लाख लोग, 1.9 मिलियन अप्रोक्सीमेटली लोग जो थे वो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी
कि वहां पे ना बांग्लादेशी इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा था। पोरस बॉर्डर्स है, एकदम आर पार कोई भी जा सकता है, तो और इतनी पेट्रोलिंग, इतनी स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए ये लोग, बांग्लादेशी लोग आ जाते थे और एनआरसी करना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो इस वजह से ये जो 1.9 मिलियन लोग थे वो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए थे। इनमें से काफी नॉन मुस्लिम्स यानी कि हिंदूज भी थे, है ना, और बाकी कम्युनिटीज के भी लोग थे। तो अब ये बात, तो लॉ ऑफ द लाइज का मतलब ये है कि ठीक है, अगर आप वहां से अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए तो आप, कोई बात नहीं, आपको अब ये प्रूव करना होगा कि आप इलीगल माइग्रेंट थे, आप 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे और आप इलीगल माइग्रेंट के तौर पे रह रहे थे। तो आप ये सिद्ध करेंगे, ठीक है, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो एक तरीके से लॉ ऑफ द लाइज हुआ कि ठीक है, अगर आप अपना सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाए देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। तो एक तरीके से लॉ ऑफ द लाइज था, इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया और ये बात आर्गुमेंट अगेंस्ट सीएए के तौर पे सामने आई। फिर लोगों ने कहा कि ये जो है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को डिप्राइव कर रही है सिटीजनशिप की। तो जो, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि इट इज अ लॉ टू कन्फर एंड नॉट टू डिप्राइव, यहाँ पे कहीं भी डेप्रिवेशन की बात नहीं हुई थी। फिर लोगों ने कहा कि सीएए को आप एनआरसी से जोड़ के देखिए, सीएए को आप एनपीआर से जोड़ के देखिए। तो मैं आपको ये कहूंगा कि एनआरसी का कोई ड्राफ्ट ही नहीं था, एनपीआर का कोई ड्राफ्ट ही, एनपीआर हुआ था 2020 में हुआ था, और एनपीआर जो है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, और बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को अगर गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स का फायदा देना है ना, तो उसके लिए फिर एनपीआर का करवाना जरूरी था। और लोगों को प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि सबसे पहले 2000, देखिए एनपीआर शुरू हुआ तो 2010 में, 2015 में हुआ, फिर 2020 में हुआ, और 2020 के एनपीआर में पहली बार ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स। पहली बार ये क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए लोगों को उसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई, जबकि गवर्नमेंट का कहना था कि हम लोग इंटरनल माइग्रेशन की वजह से इसको देखना चाह रहे हैं कि जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे मैं हूं, मेरा जन्म हुआ बिहार में और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स है वो भी बिहार का है और बिहार में के ही हैं, और वो भी बिहार में कुछ समय पहले का है, तो मुझे कुछ स्कीम्स, पर्टिकुलर स्कीम्स मिलनी चाहिए, का फायदा मिलना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन लोगों ने इसको जोड़ के देखा सीएए से, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और एनआरसी का कोई ड्राफ्ट ही नहीं है अभी तक, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं। फिर लोगों ने कहा कि सीए, एनआरसी ऑफ असम से इसको जोड़ के देखिए, तो एनआरसी इन असम एक डिफरेंट सिनेरियो था, एक डिफरेंट केस था, इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप चाहते हैं कि एनआरसी इन असम पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आई वुड लव टू मेक दैट वीडियो फॉर यू। ओके, अच्छा, दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी हुई कि यार ठीक है, आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में स्टेट रिलीजन है, तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी से पे भी तो इसका असर पड़ा। अगर हम लोग कहें तो यहां पे फॉरेन पॉलिसी पे भी तो असर पड़ा, फॉरेन पॉलिसी जो है उस पे भी तो ये बिल बहुत बड़ा असर डाल रहा है। हम बताते हैं कैसे, देखिए अमित शाह जी ने इस बिल को प्रेजेंट करते वक्त अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि मुस्लिम्स आर नॉट persecuted in Pakistan, Muslims are not persecuted in Pakistan, ये इन्होंने कहा था। लेकिन ये एकदम कॉन्ट्ररी हो गया इस बात पे कि हम लोग हमेशा से बलोचियों का मुद्दा उठाते रहे हैं, बलोचिस्तान का मुद्दा उठाते रहे हैं कि पीपल लिविंग इन बलोचिस्तान, बलोच पीपल आर ऑलवेज बीइंग परसिक्यूटेड इन पाकिस्तान। हम लोग इंटरनेशनल फोरम्स पे, अलग अलग फोरम्स पे बलोचिस्तान का मुद्दा उठाए। आप देखें तो एज रिसेंट एज 2021 जो लाल किला था, इंडिपेंडेंस डे, प्रधानमंत्री ने बलोचिस्तान का मुद्दा उठाया था, बलोचिस्तान की बात की थी। तो बलोचिस्तान की बात हम लोग करते आए, और अगर हम लोग मुस्लिम्स आर नॉट परसिक्यूटेड इन पाकिस्तान कहते हैं तो हम लोग अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो जो कि फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही ज्यादा हैजार्डस है।
राइट। और वही बात, क्या हजारास की बात नहीं करें हम? हजारास भी तो अफगानिस्तान में परसिक्यूटेड है ना? ये भी तो हो रहा है, राइट। और उसके साथ साथ इसमें इंडिया बांग्लादेश, देखिए एक नेबर आपका ऐसा है भूटान के अलावा जो कि हमेशा आपके लिए थोड़ा सा प्रो स्टैंस रखता है। तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप पे भी थोड़ा सा स्टेन पड़ा, और उस समय बांग्लादेशी डेलीगेट्स आने वाले थे, उन्होंने अपनी विजिट्स कैंसिल की बिकॉज ऑफ दिस। तो ये इसके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में थे, फेवर में थे, और ये पूरा इस बिल का नेचर था, एक्ट का नेचर था। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। एंड कंक्लूजन में यही कह के कहना चाहूंगा कि दिस बिल इज फॉर डिबेट इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी, सभी लोग अपना पक्ष रखेंगे। मैंने एक अनबायस्ड रूप से इस बिल को आप सबके सामने प्रेजेंट किया। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इक्का दुक्का जो हमें लगता है वो है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, थोड़ा सा इस पे इफेक्ट है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी ये बिल इंडियन मुस्लिम्स को डिप्राइविंग ऑफ सिटीजनशिप की बात नहीं करता, राइट। द कम्युनिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आर एज इंडियन एज अदर पीपल आर, और ये उनको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, सबको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। एंड एज रिस्पॉन्सिबल पीपल, रिस्पॉन्सिबल यूथ, ये सबकी जिम्मेदारी है कि किसी की भी बातों में ना आए, पहले किसी भी चीज को पढ़ें, ढंग से समझें, एनालिसिस करें, फिर अपना डिसीजन ले, उसके बाद जो होगा वो देखा ही जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अंत में अगर आप यहां तक रुके हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि रियली सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट हुआ, बट अब कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। आप लोग इसी तरीके से प्यार जताते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगली बार। जय भारत।